So the question number 23 state first law of thermodynamic derive a relation of Cp and Cv। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में ना पहला एक क्वेश्चन ये पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा, 3 मार्कर का क्वेश्चन है ये। अब स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो कैसे आंसर स्टार्ट करेंगे देखना। सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको बोलते हैं हेडिंग, सब हेडिंग जैसे डालनी होती है पेपर में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट देनी है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेटमेंट देनी है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It works on the principle of law of conservation of energy, in which total heat energy is supplied to the system, इसे भी समझाऊंगा मैं अभी कैसे। is supplied to the system is get converted into internal energy and work done। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो मैंने अंग्रेजी में 4-5 लाइनें लिख दी, इनका मतलब क्या होगा, है ना। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कलरफुल मार्कर से बनाने की। तो लेट्स सपोज अज्यूम करेंगे कि आपने एक पानी का बर्तन लिया और वो पानी का बर्तन आपके पास है एंड आपने इसको पानी के बर्तन को गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें पानी डाल दिया, है ना। बर्तन तो खैर स्टील का होगा, पानी इसके अंदर डालेंगे, पानी का बर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमने बना लिया बर्नर, ठीक है, ये हो गया हमारा बर्नर। अब इस बर्नर में वाटर को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये है वाटर। अब अभी हमने बर्नर जलाया नहीं है तो वाटर में कोई शोर नहीं आएगा, है ना, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना, ये स्टेबल है मान लो, है ना। वाटर में अभी कोई भी खलबली नहीं मच रही है। जैसे ही आपने यहाँ पर हीट अप्लाई कर दी, आपने यहाँ पर क्या दे दी, हीट एनर्जी दे दी, आपने यहाँ पर हीट एनर्जी अप्लाई कर दी। तो जैसे आपने यहाँ पर हीट एनर्जी अप्लाई की तो हीट को हम क्या बोलते हैं, क्यू। तो जो भी आपने हीट अप्लाई की उसको हमने क्या बोला, क्यू। अब अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक बर्तन और रख देते हैं, कोई थाली रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, है ना, अगर आप क्लोज करते हैं तो कुछ देर बाद होगा क्या, पानी में शोर मचेगा, पानी अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन करेगा। अब पानी जब अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेन करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके पानी उबाल मारेगा। इसका मतलब इसमें शोर मचने लगा, इसके पार्टिकल में खलबली मचने लगी, सब इधर उधर दौड़ने लगे। तो वो जो इधर उधर डिग्री ऑफ रेंडमनेस, या हम बोल सकते हैं जो अंदर खलबली मच रही है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, कि इनमें अंदरूनी तौर पे कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसके बेसिस पर ये इधर उधर नाच रहे हैं। जितने भी हमारे लिक्विड के पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है, थोड़ी देर बाद अगर ये जो ढक्कन ऊपर मैंने रखा हुआ है ये भी ऊपर की तरफ उछाल मारने लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। मतलब सिस्टम हमें बिना मेहनत के वर्क दे रहा है। ये भी एक यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम का भी एक फैक्टर रहता है, आपको हमेशा फिजिक्स के तौर पे याद रखना है, केमिस्ट्री से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव क्यों रहता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ नेगेटिव क्यों रहता है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक सरदार जी हैं, इमेजिन करना कोई सरदार जी हैं, अब ये मत सोचना कि मैंने सरदार जी क्यों लिए हैं। वो स्कूटर पर बैठे हैं, सर्दियों का टाइम है, आजकल धुंध निकल रही है, अगर वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर वो स्कूटर कैसे बनाएंगे, अगर वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो किक लगाएंगे, किक मारते जा रहे हैं और स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो नाउ अगर वो वर्क डन, ये सिस्टम है, स्कूटर इज सिस्टम, अगर वो इस स्कूटर पर वर्क लगा रहे हैं तो वो मायूस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वर्क उन्हें सिस्टम पर करना पड़ रहा है, देन ही विल गेट नेगेटिव। तो मतलब सर्दियों में स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और वो किक मारते जा रहे हैं तो वो वर्क डन सिस्टम पर लगा रहे हैं, देन ही विल बिकम नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन जैसे स्कूटर स्टार्ट हो गया, अब स्कूटर के ऊपर मुस्कुराते हुए बैठेंगे, अब चलते हुए जाएंगे, अब उन्हें वर्क डन सिस्टम से मिल गया,
स्कूटर काम कर रहा है और आराम से उसके ऊपर बैठे हैं, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, देन ही विल बी पॉजिटिव। ऐसे याद कर लेना है, सरदार जी वाला पार्ट इमेजिन कर लेना। सो नाउ हम यहाँ पर समझाने वाले थे कि जितना भी मेरी हीट थी वो एक तो इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो गई और दूसरा वर्क डन में तब्दील हो गई। तो इसी की एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि सारी की सारी हीट, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में तब्दील हो जाती है। तो ये इक्वेशन जो बनती है इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ये होता है वर्क डन और ये होता है डेल्टा क्यू, है ना। इसको और भी कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा होता है NCV/dt और वर्क डन हमेशा होता है P टाइम्स ऑफ dV। हालांकि PV को NR/dt भी लिख सकते हैं हम। तो N टाइम्स ऑफ CV/dt नीचे का दिख रहा है स्क्रीन पे, तो NR इंटू में dt। सो नाउ हेयर, हाँ, तो यहां पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो डेल्टा क्यू हमारा आ गया NCV/dt। तो ये पहला पार्ट आ गया। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसलिए थोड़ा ये बड़ा चला गया टॉपिक, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट और इसकी फ्लोट कंडीशन लिख के आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब इसी में दूसरा पार्ट पूछा है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। सो इसको हम डिराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन का पार्ट आ चुका है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसके अगले पार्ट पर चल रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम भी होता है मेयर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है काफी स्कूल्स में ये। तो मेयर इक्वेशन में जैसे हम पीवीआर में सिनेमा हॉल जाते हैं ना, पीवीआर सिनेमा हॉल का नाम है पीवीआर, उससे याद कर लेना Cp Cv इक्वल टू R, पीवीआर, इसी को मेयर इक्वेशन बोला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए हमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो पहला डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर का और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो मैं आपके सामने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तहत लेना चाहूँगा कि पहले मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम का एक पार्ट है। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना। इसको बोल सकते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाते हो तो वो प्रेशर कुकर अपना साइज बड़ा नहीं कर लेता है कहीं, और नहीं खाने को बाहर निकलने देता है। तो इसका मतलब ये प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल क्या होता है? जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपने इसके अंदर हीट सप्लाई कर दी तो फर्स्ट लॉ अपना काम शुरू कर देगा। आपने इसमें हीट को सप्लाई कर दिया तो इसमें वही इंटरनल एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं अभी आपको बता भी रहा था। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन व्हाट विल हैपन? तो केस नंबर 1, व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो देखना डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू होता ही हमने पढ़ा है। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई कर दिया। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मेरी हीट है उसका क्या हाल होगा वो देखते हैं। अच्छा, वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या रहता था? हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता था प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही होता है ना। अब तो वॉल्यूम में ही चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो डिफरेंस इन वॉल्यूम इज जीरो। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इन जीरो, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपका जो डेल्टा क्यू है, सारा का सारा जो डेल्टा क्यू है वो सारा का सारा डेल्टा यू में तब्दील हो जाएगा। यस और नो? तो यहां पर बात आ रही है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सो नाउ इस केस में आप देख पाएंगे कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी सारी की सारी हीट में तब्दील हो रही है। ये सारी की सारी हीट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तभी तो खाना जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में, है ना। तो कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या है कि सारी की सारी हीट जितनी दोगे सब की सब इंटरनल एनर्जी में लगेगी, कुछ भी वर्क डन में नहीं लगेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरी इंटरनल एनर्जी होगी उसका हमेशा फॉर्मूला किस पे लगता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगता है, इसलिए इसको NCV/dt बोला जाता है। इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा बस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही काम करती है, इसलिए यहां पर हमेशा CV रहता है किसी भी कंडीशन में। अब इसमें केस 1 आया, अब इसी का केस 2 देखते हैं। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो केस 2 के लिए मुझे एक पिस्टन अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो केस 2 में अगर मैं देखूं कि एक पिस्टन अरेंजमेंट क्या होता है कि लेट सपोज ये हो गई मेरे पास रिंग,
और ये एक अरेंजमेंट हुआ। अब अंदर गैसेस हैं, आपने ब्लास्ट किया, जो कि गाड़ी में भी सिस्टम अप्लाई होता है, और इसकी वॉल पर, इसकी पेरीफेरी पर फोर्स लगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो गया dx डिस्प्लेसमेंट से, इस पे कुछ ना कुछ काम हो गया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम मुझे मिला। अब इसमें भी दोबारा हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अगेन डेल्टा क्यू, सारी की सारी हीट, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क डन में तब्दील हो जाती है। लेकिन यहां पे देखेंगे ये जो हीट है ये कांस्टेंट प्रेशर पर काम करती है, ये कांस्टेंट प्रेशर और ये कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पहला केस था, ये हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस नंबर 2। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अब इस पार्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं, इसको फ्लोट कंडीशन बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, जो मैंने फर्स्ट लॉ लगाया। तो मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। अब यहां ध्यान से देखना कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू होता है। अगर आप देखें तो NCV/dt, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट है, तो NCP/dt, क्योंकि हीट किस पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर। फिर आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी मैंने पहले बताई हुई, चाहे कोई सा भी केस ले लो, वो हमेशा CV को सपोर्ट करेगी, तो वो आ जाएगा N of CV/dt। वर्क डन क्या होता है, P टाइम्स ऑफ dV। फिर आप देखेंगे N of CP/dt, फिर N of CV/dt, PV क्या हो जाता है, NRdt, है ना, PV इज इक्वल टू NRT। अब हो गई इक्वेशन, बस इतना ही था। N कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, dt कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, Cp इज इक्वल टू CV प्लस में R हो गया, तो यहां पे Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या हो गया, R। ये हमने आज प्रूफ कर दिया, इसी को क्या बोलने लगे, मेयर इक्वेशन, है ना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि आप ध्यान से देखेंगे दोबारा कि क्वेश्चन था क्या। मैं टिल्ट करके दिखाता हूं। क्वेश्चन था स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड डिराइव अ रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, वो हमने लिख लिया। अब तीसरा है आउट ऑफ Cp एंड Cv विच इज ग्रेटर एंड वाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये भी हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, उस पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, और इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं और फिर आप बताना कि ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। इमेजिन करिए कि आपके घर में मम्मा है और वो कढ़ाई में खाना बना रही हैं। ये कढ़ाई रखी हुई है और इसमें सब्जी बन रही है। वैसे कढ़ाई इतनी बड़ी तो होती नहीं है, भंडारे की सब्जी तो नहीं बना रहे हो। चलो यहाँ पे छोटा सा ऐसा ले लिया, है ना, ये स्टैंड बना दिए, और नीचे गैस ले लो या लकड़ियाँ जो भी मान लो, ये ले ली। अब यहां से हीट सप्लाई हो रही है आपके खाने पर, है ना, ये खाने पर आपकी हीट सप्लाई हो रही है। इसका इनिशियल टेम्परेचर है, अभी जब खाना बनना स्टार्ट हुआ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और एक तरफ आपने ले लिया है प्रेशर कुकर, ठीक है, एक तरफ आपने ले लिया है प्रेशर कुकर, और इस पर खाना बन रहा है, ये कुकर और ये कढ़ाई, है ना। यहां पर भी आपने लकड़ियां रख दी मान लो, या फिर आपने बर्नर लगा दिया, जो मर्जी लगाओ। इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जो खाना कढ़ाई में बन रहा है, ठीक है, वो ओपन है, मतलब कढ़ाई से बाहर धुआं आता है, सुगंध अच्छी आती है। हालांकि कुकर में भी हम सीटी आती है तब हम देखते हैं, लेकिन वो सीटी का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि सारी की सारी हीट अगर सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, और अगर आपने इसको एक्सेस प्रेशर को बाहर रिलीज नहीं किया तो कुकर फट जाएगा, है ना। सो यहां देखना, तो कढ़ाई से निकलने वाला क्या आया, धुआं। ये सारा का सारा जो धुआं है कांस्टेंट प्रेशर पे काम करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेंटेन रहता है हवा का, है ना, कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो P इज इक्वल टू C की रिक्वायरमेंट में आ गया, मतलब प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर, प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर। तो ये डिपार्टमेंट किसका हो गया, Cp का। ये क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर हम देखें, यहां हो जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये डिपार्टमेंट हमारा Cv का हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि एक खाना बनाया कढ़ाई में, उतना ही खाना बना रहे हैं कुकर में, आपसे अगर बोला जाए कि देखो भैया फाइनल टेम्परेचर मुझे यहां पर चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी फाइनल टेम्परेचर चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस, दोनों की टेम्परेचर की जो टारगेट वैल्यू है वो सेम है,
दोनों की टेम्परेचर की टारगेट वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों को हमें इस टेम्परेचर पे ले जाना है। तो किसकी गैस आप ज्यादा बढ़ाओगे, मतलब हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं गैस को, तो किसकी गैस, मतलब ये बताओ टाइम किस में ज्यादा लगेगा खाना बनने में, कढ़ाई में ज्यादा लगेगा, देर से बनता है, कुकर में जल्दी बनता है, इसलिए तो हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब समय क्यों लगा यहाँ, और अगर मुझे समय की बराबरी करनी है, जितना टाइम यहाँ उतना ही टाइम यहाँ, तो यहाँ पे मुझे फर्नेस बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपनी हीट को इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं, तो कढ़ाई वाले पार्ट में मुझे अपनी लकड़ियां और लगानी पड़ेंगी अगर कुकर के बराबर चल रहा है तो नहीं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं टू अटेन द सेम टेम्परेचर, टू अटेन द सेम टेम्परेचर द हीट रिक्वायरमेंट इन कांस्टेंट प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू हीट रिक्वायरमेंट इन कांस्टेंट वॉल्यूम। बस ये आंसर था, मैं लिख देता हूं, नीचे दिखेगा, यहां से यहां तक की स्टेटमेंट दे दूं तो दिख रहा है। सो नाउ हम लिखेंगे टू अटेन a same heat requirement then, या हम बोल सकते हैं टू अटेन द सेम टेम्परेचर लिख दें तो ज्यादा बढ़िया है, टू अटेन द सेम टेम्परेचर हीट रिक्वायरमेंट is more in Cp as compared to heat requirement, थोड़ा गंदी राइटिंग में लिख देना ताकि जल्दी हो जाए, तो heat requirement in Cv, Cv और Cp को भी लैंग्वेज में लिख देना, है ना। कैसे, टू अटेन द सेम टेम्परेचर हीट रिक्वायरमेंट इज मोर इन कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एज कंपेयर टू द हीट रिक्वायरमेंट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिख के छोड़ देना, आंसर राइट होगा। सो ये पूरा क्वेश्चन हो गया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो नाउ मैंने ये थ्योरी क्वेश्चन है अगला 24, तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही सारी थ्योरी नोट डाउन कर दी है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें थ्योरी लिखता तो आपका टाइम वेस्ट होता। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द हुक्स लॉ, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मेटेलिक वायर व्हेन द स्ट्रेच अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट, शो द फॉलोइंग। जो 4 कंडीशन मैंने सारी लिख के दे दी है, देखते हैं। आपको इमेजिन करना है अब स्नीकर की चॉकलेट्स आती हैं, है ना, चॉकलेट बार आपने देखे होंगे, स्नीकर्स तो सभी लोग खाते हैं ना, मूंगफली वाली होती है, किसकी होती है वो, क्या डाला होता है उसमें, हाँ जो भी होता है, स्नीकर्स की चॉकलेट होती है, उसका इमेजिन कर लेना। फ्रिज से निकाली आपने, अब वो एकदम सॉलिड है, ठीक है, लगता है लोहे पे ग्राफ है लेकिन मैं चॉकलेट करके समझा रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा उसमें ढिलाई आने लग जाए, उसे पकड़कर खींचोगे, जैसे आप खींचोगे तो खिंचेगी नहीं, अगर वो माइनर में बहुत नेग्लिजिबल खिंची भी होगी तो वापस चली गई होगी अपनी शेप में, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। देखो लिखा हुआ है O से A पर स्ट्रेस जितना लगाओगे उतना ही खींचेगा, लेकिन वो दोबारा वापस अपनी बॉडी को रिगेन कर लेता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसको हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। तो O से A का ग्राफ क्या रहेगा, इलास्टिक लिमिट, है ना। फिर चलते हैं A से B पर, अब क्या होगा, फिर भी आप चॉकलेट को धीरे धीरे अगर खींचते रहते हैं और खींचते हैं, तो अब धीरे धीरे वो खींचेगी तो सही, लेकिन परफेक्टली अपनी बॉडी पे नहीं आ पाएगी। मतलब अगर आप उसको खींचते हैं तो वो पहले अटेम्प्ट में क्या हो गई, रिगेन कर गई ओरिजिनल शेप को, जब आप उसे दोबारा खींचते हैं तो दोबारा रिगेन करेगी, लेकिन इस बार ओरिजिनल शेप पर नहीं आई। अगर ओरिजिनल शेप पे नहीं आई तो उसे A to B रीजन बोलेंगे, या हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो ओबे ऑल्दो द मटेरियल इज स्टिल इलास्टिक, तो ये जो B पॉइंट है इसी को हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। यहां तो हुक्स लॉ ओबे हो गया, O से A में हुक्स लॉ ओबे हो गया, यहां पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ, और यहां पे B पॉइंट क्या हो गई, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब है कि अब बॉडी वापस नहीं आएगी अगर आपने खींचा तो। अब मैंने दोबारा चॉकलेट को खींचना स्टार्ट किया, अब चॉकलेट ढीली होगी कि नहीं, है ना, मेल्ट होगी, ढीली भी होगी। सो यहां पर देखना B से C की बात करूंगा। इन दिस पोर्शन द मेटल शो अ स्ट्रेन इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। अब हम तनाव नहीं भी दे रहे, लेकिन तो भी चॉकलेट शेप चेंज कर रही है, होता है ना, एक बार खींचते जाओ, अगर आप नहीं भी खींचोगे तो भी ढीली हो चुकी है, अब तो वो खींचेगी, है ना। लेकिन मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, स्नीकर का एग्जांपल सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये मेटल पे लगता है, ठीक है, चॉकलेट सिर्फ समझाने के लिए। तो स्ट्रेन इवन विदाउट, ये विदाउट है मेरा, ठीक है, इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव नहीं दे रहे लेकिन फिर भी चॉकलेट अपनी शेप को चेंज कर दी है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेन।
इज नॉट फुली रिटर्न व्हेन द लोड इज रिमूव। अगर आप लोड को रिमूव भी कर देते हैं, मतलब उस पर फोर्स नहीं भी लगाते, तो भी अब वो वापस अपनी शेप में नहीं आएगी, वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो वो रीजन होता है BC। अब BC में भी दो रीजन होते हैं, एक C पॉइंट और एक D पॉइंट। इसे बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट। यील्ड का मतलब क्या होता है? सौम्यता, कि मटेरियल के अंदर अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी, उसकी अब लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, मटेरियल अपना नेचर चेंज कर रहा है ना। तो C और D पॉइंट हमारे यील्डिंग पॉइंट है ना। अब मैं बोर्ड को थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, उसी तरफ लेकर जाऊंगा। सो नाउ अब यहां देखना, C और D पॉइंट की बात हो रही थी, तो यील्डिंग स्टार्ट एट दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट पे? C पॉइंट से स्टार्ट होती है। स्ट्रेस कम हो रहा है, अब ग्राफ में देखेंगे, अब स्ट्रेस घटेगा C से D पर। देखो स्ट्रेस नीचे आ रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यील्डिंग स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड द स्ट्रेस डिक्रीजेस एट अ पॉइंट D। तो D को लोअर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं, लोअर यील्डिंग पॉइंट, और C को अपर यील्डिंग पॉइंट बोलते हैं। ये यील्डिंग पॉइंटों के बीच में हमारा तनाव कम हो रहा है, लेकिन चॉकलेट अपना शेप बदल रही है। अगला देखो, D से E ग्राफ देखना वहां पे। आफ्टर यील्डिंग, अगर मान लो यील्डिंग हो गई, फर्दर द स्ट्रेनिंग टेक प्लेस। अगर आप चॉकलेट अब देखो पूरी ढीली हो चुकी है, अब थोड़ा सा भी उसे ढिलाई बढ़तोगे तो पूरी टूटने के कगार पे आएगी कि नहीं? उसमें नेक फॉर्मेशन बन जाएगी कि नहीं? गर्दन वाली फॉर्मेशन होती है, नेक फॉर्मेशन ब्रेकिंग है, जो पुल वगैरह गिरते हैं, है ना, ये शेयर के अकॉर्डिंग गिरते हैं या फिर नेक फॉर्मेशन में गिरते हैं। ये सब हमारा मटेरियल साइंस का टॉपिक रहता है इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तो। फर्दर स्ट्रेनिंग टेक प्लेस एट दिस बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस। या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देखेंगे तो वो E पॉइंट तक जाएगा। अब आप देखेंगे थोड़ा सा भी आप स्ट्रेस दे रहे हैं तो स्ट्रेन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं कि नेक फॉर्मेशन होने लगती है, कि जो आपने वो चॉकलेट ली थी उसमें नेक, गर्दन वाली फॉर्मेशन होने लगती है कुछ इस प्रकार। कहां बनाऊं? यहां बना देता हूं कि ऐसा, ये नेक फॉर्मेशन बोलते हैं कि अब वो पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। सो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस पॉइंट जो होता है, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस पॉइंट जो होता है वो E पॉइंट ही होता है। तो E पॉइंट हो गया अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। देखो फोर्थ पॉइंट जो मांग रहे हैं वो मिल गया मुझे। इलास्टिक लिमिट बता चुका हूं, परमानेंट सेट रह गया, वो आगे आएगा, और एक प्रोपोर्शनल लिमिट भी हम बता चुके हैं, हुक्स लॉ जहां ओबे हो रहा था O से A में। क्लियर है? उसके बाद आते हैं E से F, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट विजिबल नहीं होगा, मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। तो E से F जो लास्ट ग्राफ था, एक बार ग्राफ पे भी नजर मार लेते हैं। तो E से F में आप देखेंगे ग्राफ, F पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट, वहां जाके चॉकलेट टूट गई है। इसका मतलब अब मैं यहां पे जाऊं तो आप देखेंगे E से F, फ्रैक्चर F टेक प्लेस एट दिस पॉइंट। F इज अ फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। एक नोट डालने वाली बात है यहां पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, MCQ में आ जाता है। अगर आप DE रीजन को ढंग से देखेंगे, DE रीजन और OA रीजन को कंपेयर करेंगे, ग्राफ में देखना, इनमें 100 गुना फर्क है स्ट्रेन में। स्ट्रेन जो DE में हो रहा है वो 100 टाइम्स होगा OA के। ये MCQ में पूछ लिया जाता है। तो नाउ मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूं। ग्राफ में देखना, D से E का कर्व देख रहे हैं आप, है ना, और O से A का देखेंगे, दोनों के स्ट्रेन में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बोलता है कि जो स्ट्रेन DE है वो 100 टाइम्स ज्यादा होता है OA से। तो ये पार्ट MCQ में पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ज्यादा कंसिडर करके चलना।